हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम मोशन चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप इस प्रश्न को देखें और याद करने की कोशिश करें कि आपको कितने प्रश्न इसमें से याद है। नहीं याद है तो इसे देखें और याद करने का प्रयास करें। 2 से 3 बार वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और मैंने इस चैप्टर को पढ़ा भी दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल जो है मेरा, उस पर सभी तरह के प्रश्नों उसमें आ जाएंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, पढ़ाया है। तो आप उस वीडियो को भी देखें ताकि इस प्रश्नों को करने में आपको आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न मेरा क्या है। तो पहला प्रश्न कहता है कि जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती हो, ठीक है, वैसी भौतिक राशि जिसे निरूपित करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था सदिश राशि और अदिश राशि। आप वो वीडियो जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है कि सदिश राशि और अदिश राशि, चूँकि एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, खासकर रेलवे के एग्जाम में एक प्रश्न सदिश राशि अदिश राशि से रहेगा ही, और उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई कोई ऐसा प्रश्न आएगा जिससे आपको सदिश राशि अदिश राशि पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन उसका हम ट्रिक एंड टेक्निक बताए हैं पकड़ने के लिए, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ दोनों होता है, ठीक है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसे क्या कहते थे? सदिश राशि कहते थे। क्या करते थे? सदिश राशि। और जिसमें केवल परिणाम होता था, डायरेक्शन नहीं होता था, उसे हम अदिश राशि कहते थे। क्लियर है? तो यहाँ पे 9th-10th के बच्चों के लिए, या जिन्हें परिभाषा के रूप में पूछा जाए, उन्हें ये भी पता रहना चाहिए कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो, अदिश राशि, परिणाम और दिशा दोनों हो, अदिश राशि कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि परिणाम और दिशा दोनों है, तो क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। अब सदिश राशि है कौन? तो वेग हो गया, ठीक है, विस्थापन हो गया। अब वेग और विस्थापन दोनों क्यों है? तो चूंकि वेग में ऑलरेडी विस्थापन आ जाता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन ऑलरेडी क्या है? सदिश है, तो वेग भी क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। उसके बाद है बल और आवेग। बल आवेग भी दोनों में समानताएं हैं, तो बल और आवेग भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद आवेग संवेग, संवेग में भी वेग है, तो वो भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि। उसके बाद है त्वरण और बल आघूर्ण। आप बल आघूर्ण में कंफ्यूज कर जाइएगा, सदिश है कि अदिश है। तो ठीक है, बल आघूर्ण को भी हम, बल आघूर्ण का स्पेशल एक वीडियो बनाए हैं, तो बल आघूर्ण को भी अच्छा से देखें। बल आघूर्ण के सही मात्रक पूछ देता है, और उसका आपको फार्मूला भी पूछ दे सकता है। ठीक है, टॉर्क बोलते हैं उसको, टाउ होता है उसका यूनिट। तो उस वीडियो को देखें, चूंकि इस वीडियो में बताएंगे तो जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस इसमें ये जाने कि सदिश राशि कौन कौन है, वैसे तो मैंने उसमें भी बता दिया है। तो वेग, विस्थापन, बल, आवेग, संवेग, त्वरण और बल आघूर्ण, ये सब क्या है? सदिश राशि है। और भी कुछ सदिश राशि है जो मैंने उस वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को जरूर आप देखें। क्लियर? नेक्स्ट है वेग। वेग से रिलेटेड जो आएगा, आवेग, संवेग, ठीक है, उसके बाद त्वरण, बल आघूर्ण, विस्थापन, ये सब क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट चलते हैं, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः निरूपित करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया कि अदिश राशि उसको बोलते हैं। जैसे क्या हो गया? कार्य हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया। क्लियर? तो उस वीडियो को जरूर देखें, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वैसे इस वीडियो में देख ले। ठीक है, क्या क्या हो गया? अदिश राशि में कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, दूरी, द्रव्यमान, चाल और आयतन। क्लियर है? ये सब में क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है। क्या है? डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न हो गया क्या? दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं?
ठीक है, समय दिया गया है और उस समय में जो हम दूरी को तय करेंगे, मार्ग को जो तय करेंगे उसको क्या बोलेंगे? तो क्या बोलते हैं इसको? दूरी बोलते हैं। इसको भी मैंने बेहतरीन ढंग से वीडियो में बताया है कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। तो दिए गए समय अंतराल में जो मार्ग तय करेगी उसे क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूरी। और ये निगेटिव कभी नहीं होता है, आप ध्यान में रखिएगा, दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? ठीक है, अब यदि हम दूरी किसी मार्ग की लंबाई को तय करें और वह खास डायरेक्शन में तय करें, किसी निश्चित दिशा में तय करें, तो उसी को क्या बोल देते थे? विस्थापन बोल देते थे। क्या बोलते थे? विस्थापन बोल देते थे। और विस्थापन क्या होता है? यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इससे आप पकड़ सकते हैं कि कोई वस्तु विस्थापित हो रही है या किसी दूरी को ट्रेवल कर रही है, तय कर रही है। ठीक है, किससे? उसकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। यदि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो तो क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा उसमें। और ऐसा नहीं हो, केवल धनात्मक हो, तो वो क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। और किसी खास डायरेक्शन में हो, उसका वैल्यू पॉजिटिव आए, निगेटिव आए, शून्य, तीनों में से कोई भी आए, तो क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। एक और यहाँ पे समझने योग्य बात है, जो मैंने पहले तो बता दिया है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि विस्थापन और दूरी, ठीक है, विस्थापन और दूरी, तो हम दूरी को विस्थापन बोल सकते हैं लेकिन विस्थापन को दूरी नहीं बोल सकते हैं। क्यों भाई? तो चूंकि विस्थापन का वैल्यू, मैग्नीट्यूड, मैंने बताया कि ये क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है और दूरी भी धनात्मक हो सकता है, इसलिए हम इसको दूरी में डाल सकते हैं लेकिन दूरी को विस्थापन में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि दूरी ऑलरेडी ओनली वन क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, तो इसलिए इसको हम विस्थापन नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? फिर से एक बार देखेंगे, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? तो चाल की यही परिभाषा होती है, ठीक है, कि किसी निश्चित समय में प्रति सेकंड बोले तो तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे? तो चाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाल। और चाल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेग का भी यही होता है, वेग का भी ऐसा यूनिट आप ध्यान में रखिएगा, दोनों में यही चीज़ होता है। ठीक है, चाल और वेग, बस केवल अंतर क्या है? तो चाल क्या है? अदिश राशि हो जाएगा और वेग क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। क्लियर? नेक्स्ट, चाल किसके बराबर है? मैंने बता दिया है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो वेग हो जाएगा, ये भी अब मैंने अभी बता दिया। इसका मात्रक भी क्या है? मीटर पर सेकेंड है। ये निश्चित डायरेक्शन में करेगा, इसका मतलब दूरी वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटा समय। विस्थापन निश्चित डायरेक्शन में दूरी हो गया, तय किया हुआ। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को, दर को क्या बोलते हैं? रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? तो जब वेग में परिवर्तन होता है उसी को क्या बोल देते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है त्वरण का मात्रक, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि समय के साथ किसी वस्तु का वेग घटता है, ठीक है, समय के साथ क्या हो रहा है? वेग घट रहा है। अभी वेग मान लिया कि 4:10 पे इसका वेग क्या था? ये 25 किलोमीटर पर आवर का था। फिर 15वें मिनट पे, 20वें मिनट पे उसका 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। इस तरह से 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि T1 T2 समय में, ठीक है, T3 समय में इसका क्या हो रहा है? समय के साथ वेग है वस्तु का जो घट रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऋणात्मक त्वरण। त्वरण ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है? ठीक है,
ऋणात्मक त्वरण किसको बोलेंगे और ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऋणात्मक त्वरण को हम क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। ठीक है, मंदन क्या होता है भाई, तो जब किसी वस्तु का वेग घटे, ठीक है, समय के साथ क्या हो, उसका वेग घटने लगे, तो हम उसको मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि उस वस्तु में मंदन हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, ये भी मैंने बताया है कि वृत्ताकार मार्ग पे गति करता है तो क्या होता है, और वृत्ताकार मार्ग पे गति करने पे उस वस्तु में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो इसको तो सबसे पहले बोलते हैं वृत्तीय गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। और वृत्तीय गति में क्या होता है कि प्रत्येक सेकंड में क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होते रहती है। क्या होता है, वृत्ताकार मार्ग में प्रति वस्तु जब मूवमेंट करती है, गति करती है, तो क्या होता है, उसमें प्रत्येक सेकंड उसका डायरेक्शन जो है उस वस्तु का चेंज होते रहता है। और क्या होता है भाई, इसमें क्या होगा कि जब वृत्ताकार मार्ग पे चलेगा तो विस्थापन जीरो भी होगा। विस्थापन जो जीरो का प्रश्न मैंने जो बताया कि विस्थापन जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वेग और विस्थापन। तो रीजन इसका यही है, वृत्ताकार मार्ग पे चलेगी तो एक पॉइंट से चलते चलते फिर दूसरे पॉइंट पे आ जाएगी, तो उसमें तो गति होगी, डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है, यदि वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई एक वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसके गति को क्या बोलते हैं। ठीक है, जब एक समान चाल से गति करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे। ये भी मैंने डिफिनेशन में बताया है एक समान वृत्तीय गति का, कि जब वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु चलेगी और एक समान गति से चलेगी तो उसकी गति को क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे। नेक्स्ट है, समरूप वृत्तीय गति किस प्रकार की गति होती है। ठीक है, समरूप वृत्तीय गति को हम और किस नाम से जानते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, त्वरित गति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्वरित गति बोला जाता है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का परिभाषा क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करे, मोशन में रहे, ठीक है, तो उस वस्तु को केंद्र से मिलाने वाली जो पॉइंट होगी, वहाँ से जो बीच का उसका एंगल बनेगा वस्तु का और उसके केंद्र से जो वो एंगल बनाएगा और जितने सेकंड में बनाएगा उसके रेशियो को क्या हम बोल देंगे, कोणीय वेग बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर क्या हो गया, कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन बटा समय हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेखीय चाल किसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी रेखीय चाल को हम क्या बोलेंगे, तो रेखीय चाल इक्वल टू हो जाता है कोणीय चाल गुने त्रिज्या। कोणीय चाल गुने त्रिज्या, उसकी कोणीय चाल जो होगी और उस वृत्ताकार पाथ का क्या होगा, जो त्रिज्या होगा, उसके गुणनफल को क्या बोलेंगे, रेखीय चाल बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है, भौतिक के पिता किसे कहते हैं। ये प्राय आप लोगों को पता होगा, न्यूटन दादा को बोलते हैं क्या, भौतिक के पिता बोलते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बताया था। ये भी बताया है कि न्यूटन के गति के विस्मय नियम किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया, तो प्रिंसिपिया जो था 1687 ईस्वी में न्यूटन द्वारा लिखा गया था, उसमें उन्होंने गति के नियम के बारे में बताया था। ठीक है, तो बुक का नाम प्रिंसिपिया, कब छपा, 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये भी मैंने बता दिया है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेना चाहिए था, लेकिन वन लाइनर में मैं आपको बता दे रहा हूँ। गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी। ठीक है, गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम। जड़त्व आप बताए हैं उस वीडियो में, जड़त्व को भी अच्छे तरीक़ा से बताए हैं। जड़त्व क्या होता है, ठीक है, जड़त्व का माप क्या होता है, द्रव्यमान उसका माप होता है। जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम बोलते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होता है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। जड़त्व के कारण कोई भी वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, और गति कर रहा है तो गति में ही रहना चाहता है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, जड़त्व। अभी मैंने वही बताया कि बाह्य बल के अभाव के कारण कोई वस्तु यदि गति में है तो गति में ही, विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, उसी को जड़त्व बोलते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, ठीक है,
तो ये भी पूछता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से मिलती है, तो प्रथम गति के नियम से ही मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट है, ऐसा बाह्य बल जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे हम क्या कहते हैं। जब हम कोई वस्तु पे बल लगाएंगे तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए या परिवर्तन करने की चेष्टा करे। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि बल लगाएंगे लेकिन उसमें परिवर्तन होगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि वो उसको चेंज करने की प्रयास किया जाता है जब बल कम लगता है। तो इसको क्या हम बोलते हैं, बल बोलते हैं। और के इस पंक्ति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर है। बल किसका गुणनफल होता है, बल बराबर क्या होता है, तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम में हम बताए थे कि F इज इक्वल टू एम ए। क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। एफ इसका मतलब क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसका मतलब कि जितना मास रहेगा वस्तु का उतनी ही हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों का रेशियो सेम होगा। बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा तो फोर्स अप्लाई करना बढ़ेगा, और मास कमेगा तो फोर्स अप्लाई करना घटेगा। क्लियर है। तो F इक्वल टू एम यही बताता है, मास M फॉर मास, S फॉर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, M फॉर द्रव्यमान, F फॉर बल हो गया। यही बोल रहा है, द्रव्यमान और त्वरण को क्या बोलते हैं, बल का गुणनफल बोलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो तल पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू हो गया। तल पे हो गया। अब तल से जैसे ही ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटने लगता है। क्या होता है, घटने लगता है। और शायद यही रीजन है कि हम जब किसी पत्थर को तल से फेंकते हैं तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगी, बजाय हम पहाड़ों से, ऊंची पहाड़ों की चोटियों से यदि फेंके तो वो आसानी से ऊपर चली जाएगी। रीजन यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल तल पे ज़्यादा है और वहाँ पे कम है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेग कितना होगा। अरे भाई, विरामावस्था में है तो उसका वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तो उसका वेग कितना होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। रुकी हुई वस्तु है और जब वो चलना प्रारंभ करेगी तो उस समय उसका वेग क्या होगा, 0 होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। कोई पिंड एक समान वेग से गति करता है तो उसमें त्वरण कितनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे तो क्या हो गया, वेग चूंकि विरामावस्था से चलना प्रारंभ की तो वेग 0 हो जाएगा, और एक समान वेग से गतिमान में रहेगी तो उसमें त्वरण क्या होगा, 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, आप याद रखें। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान करती है तो उसका मूल कारण यही है कि उसमें त्वरण क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में सफल हो जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। मैंने अभी बताया कि बल लगा के क्या कर सकता है, उसमें उसकी स्थिति को चेंज कर सकता है और कभी कभी चेंज नहीं भी होगा। तो इस स्थिति में वही हो रहा है कि दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन दीवार गिर नहीं रही है। इसका मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, 0 है, लेकिन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। भार और द्रव्यमान, ठीक है, भार और द्रव्यमान। तो भार जो है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है भार, और द्रव्यमान जो है वो उससे क्या होता है, स्वतंत्र होता है। द्रव्यमान आपका जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन भार क्या है, हर जगह पे बदलते रहता है। जैसे कि चंद्रमा पे है तो भार क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। कहाँ की अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा हो जाता है। क्लियर है। तो वही कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो भार में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भार जो है गुरुत्वीय त्वरण की माप है, और गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पे क्या हो जाती है, घट जाती है। कितनी, 1/6 हो जाती है पृथ्वी की से कंपैरिजन करें तो वहाँ पे कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि किसमें पीछे की ओर झुक जाती है और क्या होता है जब आगे की ओर झुक जाती है। तो क्या ये बोल रहा है कि अचानक चलना प्रारंभ करे। ठीक है, यानी कि
वेलोसिटी जीरो हो और धीरे धीरे वेग उसकी बढ़ेगी, यानी जब बढ़ने की स्थिति में क्या होगी, तो यात्री जब इनिशियल आवर में क्या होगा, पीछे की ओर हट जाएगा और ब्रेक लगाने पे क्या होगा, आगे की ओर चला जाएगा। तो ये रीजन क्या है, जड़त्व है। नेक्स्ट है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। देखिए रुकेगी तो आगे झुकेगा, चलना प्रारंभ करेगी तो पीछे की ओर आ जाएंगे। ये भी क्या कारण है, जड़त्व का ही कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण झड़कर मैंने आते हैं। जड़त्व में मैंने बताया था, ठीक है, जड़त्वीय गुण के कारण होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। संवेग बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एम भी, एम इंटू भी हो जाएगा। क्या होगा, एम इंटू भी। कौन राशि हो जाएगा, सदिश राशि। इसका ऐसा ही क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चूँकि एम का क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किलोग्राम के विपरीत प्रतिक्रिया का, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना क्या निकाय है। तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम से हम बोलते हैं कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, जब भी हम कोई वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु भी सेम मैग्नीट्यूड में वो भी क्या करती है, हम पे फोर्स लगाती है, और ये न्यूटन के तृतीय गति का नियम कहता है। क्लियर है। बंदूक से गोली चलाने पर चलने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना, ये भी न्यूटन के तृतीय गति के नियम से, जितने स्पीड से गोली आगे जाएगी उतने स्पीड से क्या आएगी, वो पीछे की ओर धक्का देगी, और इसीलिए उसका जो पीछे का हुत्था होता है वो क्या होता है, थोड़ा द्रव्यमान में ज़्यादा करके बनाया जाता है ताकि उसके वेग को क्या कर सके, कम कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट है, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर हट जाना। यदि नाव को हम जब साइड में आता है और वहाँ से कूदते हैं तो क्या होता है, नाव थोड़ा सा पीछे की ओर चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या क्या रीजन क्या है इसका, न्यूटन के तृतीय नियम। रॉकेट के उड़ने में कौन सा नियम सहायक है, तो न्यूटन का तृतीय नियम। संवेग संरक्षण के नियम पे भी उड़ता है, संवेग संरक्षण के नियम भी यही बोलता है, न्यूटन के तृतीय नियम का ही एक रूप है। नेक्स्ट है, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, कोई कण है या कण का समूह है, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे तो उसका संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। यह किस सिद्धांत को निरूपित करता है, और इसी को क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। क्लियर है। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे यही है, आवेग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आवेग बोलेंगे। आवेग किसको बोलेंगे, तो बल और दो समय अंतरालों के गुणनफल को हम क्या बोल देंगे, आवेग बोलेंगे। मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखें, न्यूटन सेकेंड किसका, बल आवेग का। आवेग किसके बराबर होता है, अब यहाँ बोल रहा है आवेग किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन को दर को क्या बोल देंगे, आवेग बोल देंगे। आवेग की दिशा किसके दिशा के बराबर होगी, तो बल की दिशा के बराबर होगी। क्या होगी, बल जिस डायरेक्शन में लगाएंगे वही डायरेक्शन आवेग की हो जाएगी। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इस बल को क्या बोलते हैं। अब केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल भी आपको हम बताए हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीप्यूटल फोर्स दोनों बताए हैं, वो भी आप वीडियो में जाकर देखें, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, और इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्लियर है। किस बल के अभाव के कारण वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है, तो यही इसी बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण वो नहीं चल सकता है, क्योंकि वही उस वस्तु को कंट्रोल करके मूव करने के लिए सहायक होता है वृत्ताकार पाथ पे। क्लियर है। नेक्स्ट है, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है। क्या होता है, mv²। अभिकेंद्रीय बल इक्वल टू 1/2 mv²। नेक्स्ट है, ऐसा बल जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा बल जिसे परिवेश में किसी पिंड में संबंधित नहीं किया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता उस वेग को, उसको क्या बोलते हैं, छंदम वेग या जड़त्वीय वेग बोलते हैं। अब केंद्रीय बल की दिशा क्या होती है, तो अब केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बताए थे, एक केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की बाहर की ओर लगता है। तो ये केंद्र की बाहर की ओर लगेगा तो बल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी।
तो विपरीत साइड में, तो अब केंद्रीय बल की दिशा क्या होगी, अभी केंद्रीय बल के विपरीत हो जाएगी। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है, अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो ये तमाम तरह की जानकारी हम उस वीडियो में भी दे दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही प्रश्न को लेते हैं, लगभग सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट इसमें क्लियर हो गए हैं, ठीक है। और आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखें और तमाम तरह की जो वीडियो हमारा डाला गया है उसको भी देखें, ठीक है, ताकि आपके सारे प्रश्न इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा वीडियो लगा इसके बारे में आप कमेंट कर जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल रेल वाला 2.1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय। नाइट स्लाइड वाला हो गया था, पीला पीला आ जाएगा।